साइबर फ्रॉड रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने 9 से ज्यादा सिम कार्ड लेने वाले ग्राहकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इसी हफ्ते से 9 कनेक्शन की सीमा तक पहुंच चुके ग्राहकों की फोटो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसे ग्राहकों को नया सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा। पूरी खबर बता रहे हैं असीम मनचंदा। अभी नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अलग अलग सर्किल में जाके अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों से सिम कार्ड ले लेता था। बाद में कंपनी उस डाटा को रिकंसाइल करती थी तो पता चलता था कि उस व्यक्ति के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब अगर किसी व्यक्ति के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है तो उसकी फोटो डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल के ऊपर डिस्प्ले कर दी जाएगी। टेलीकॉम कंपनियों को रियल टाइम बेसिस के ऊपर इसकी जांच करनी पड़ेगी। अगर उस व्यक्ति के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है तो उसको नया सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा, और अगर उसके पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है तो उसको भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दे दिए कि नवंबर तक आपको उसको रियल टाइम बेसिस पर लागू करना है। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। ईवी इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को जल्द सस्ता लोन मिलने का रास्ता खुल सकता है। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकारी बैंकों ने वित्त मंत्रालय के सामने इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगरी में डालने का प्रस्ताव रखा है। खबर की पूरी डिटेल्स बता रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत सस्ते और आसान कर्ज का तोहफा मिल सकता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कुछ नए और इमर्जिंग सेक्टर्स की पहचान की है और उन्हें लगता है कि इन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत कर्ज मिलना चाहिए। इसे लेकर उन्होंने वित्त मंत्रालय को एक प्रपोजल ही भेजा है। जो प्रपोजल है उसके मुताबिक जो सीएनबीसी आवाज को जानकारी मिली है उसमें खासतौर से बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग इंफ्रा के लिए 25 करोड़ रुपए तक का लोन, कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए 50 करोड़ रुपए तक की लोन की बात की गई है। साथ ही साथ पर्सनल यूज करने के लिए जो 2 व्हीलर ईवी उसके लिए 2 लाख और 4 व्हीलर ईवी के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत देने की प्रपोजल की रखी गई है। इसके साथ साथ जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर भी है। यहाँ पर खासतौर से जो विंड और जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं स्मॉल, उनके लिए 75 करोड़ रुपए तक के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत कर्ज देने की व्यवस्था की बात की गई है। अब आपको पता है कि पहले से ही जो 35 करोड़ रुपए तक का लोन है वो सोलर पीवी को मिलता है और इसके तहत 100 करोड़ रुपए तक का लोन पर बोरोवर सभी बैंकिंग सिस्टम से मिलकर देने की बात की जा रही है। तो कुछ ये सारे सेक्टर हैं जहां पर आसान और सस्ता कर्ज मिल सकता है। एमएसएमई सेक्टर के तहत ग्रीनफील्ड और माइक्रो सेक्टर को भी लोन दिया जा सकता है और फूड और एग्री सेक्टर को जो अभी जो 100 करोड़ रुपए तक का पीएसएल के तहत लोन मिलता है उसको बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए तक करने की मांग रखी गई है। आने वाले दिनों में 6 से 8 महीनों में इस पर फैसला होता हुआ दिख सकता है। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये स्कीम 1 सितंबर 2026 से लागू हो जाएगी। इस खबर पर डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी गई है, क्या कुछ इसके फायदे होंगे? डिटेल्स क्या है आपके पास? देखिए, अगर आपके पास रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर है, आप चाहते हैं कि पीएनजी यानी पाइप वाली रसोई गैस आप तक पहुंचे, तो बेहद आसान हो जाएगा। आप जैसे ही इस बात का आवेदन कंपनियों में करेंगे तो खुद ब खुद कंपनियां फटाफट ये पीएनजी गैस कनेक्शन आप तक लगा देंगी। या फिर यूं कहें कि ये जो कंपनियां हैं जिसको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कहते हैं, वो अब उन लोगों की तलाश करेंगे जिनके पास एलपीजी सिलेंडर है लेकिन जिनके यहाँ पीएनजी कनेक्शन करना है यानी पाइप वाली रसोई गैस पहुंचाना है। इसलिए क्योंकि सरकार ने एक खास इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इस इंसेंटिव स्कीम के तहत ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो जितने भी नए कनेक्शन करेंगी, जो एक्टिव कनेक्शन होगा पीएनजी के लिए यानी पाइप के जरिए जो रसोई गैस पहुंचाया जाता है उसके, तो हर एक कस्टमर पर सरकार उनको इंसेंटिव देगी। उस कंपनी को इंसेंटिव क्या देगी? तो 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त गैस सस्ते मुहैया कराई जाएगी, जिसको एपीएम गैस कहा जाता है। इससे फायदा ये होगा कि सस्ते में उनको ज्यादा से ज्यादा गैस मिल सकेगी कंपनियों को, और कंपनियां उत्साहित होंगी ऐसे कनेक्शन लगाने के लिए जहां जिनके पास एलपीजी सिलेंडर है उनको पीएनजी कनेक्शन देने के लिए। इतना ही नहीं, सरकार ये भी कर रही है कि इस पे जो
टैक्स लगता है, जो वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, राज्य सरकारें लगाती हैं, वो अपना टैक्स घटाएं। तो राज्य सरकारों से केंद्र सरकार सिफारिश कर रही है कि आप इसको घटा करके 5% पर लाइए। कई राज्यों ने कर भी दिया, कई राज्य आने वाले दिनों में करेंगे। तो कुल मिलाकर है सरकार की कोशिश ये है कि एलपीजी सिलेंडर वाले जो ग्राहक हैं उनके घर तक पीएनजी पहुंचाया जाए। अब इसके लिए कंपनियों को इंसेंटिव स्कीम देने का ऐलान किया गया है। 1 सितंबर यानी अगले महीने की पहली तारीख से लागू होगी और 6 महीने के लिए 2 किस्तों में स्कीम को लागू किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। कैश में मैनिपुलेशन करने पर बड़ी और तत्काल कार्रवाई होगी, ये कहना है सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुराने सिस्टम के मुकाबले कैश मैनिपुलेशन को जल्द पकड़ सकता है। एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि कैश जो है उसमें यदि लोग मैनिपुलेशन करते हैं तो हम उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे और तुरंत करेंगे। और कैश सिस्टम में मैनिपुलेशन पकड़ने के आसान मतलब जो हमारा वो है वो ज़्यादा अधिक है हमारी कैपेबिलिटी पुराने वीवैप सिस्टम से की अपेक्षा। जो कैश सिस्टम में हम रिलेटिवली इजीली मैनिपुलेशन को पकड़ सकते हैं, तो इसलिए ये आपको ये देना होगा। कैश ट्रांसपेरेंसी के लिए है और वो लेकिन यदि कोई ये समझ रहे हैं कि हम उसका कैश को नाम बदनाम करने के लिए मैनिपुलेट कर लेंगे तो वो बहुत ही धोखे में होंगे। आईपीओ को लेकर निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। फिक्की के 23वें एनुअल कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस में सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि आईपीओ के जरिए आगे 2 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। The scale is significant. In FY 25-26, equity issuances crossed 4.5 trillion rupees, which is 4.5 lakh crore, with around 1.9 lakh crore raised through 366 IPOs. Till end July 26 this year, in this financial year, 260 billion rupees has been raised through 79 IPOs, while potentially around 2 trillion rupees can be raised going ahead. अब नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। खराब ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय बाजार में आज दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि निफ्टी बैंक के निचले स्तरों से कुछ रिकवरी देखी गई, लेकिन बाजार की कमजोरी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। बाजार का पूरा अपडेट अब बता रही हैं रक्षा रावत। 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन था आज, और आज भी कच्चे तेल ने बाजार का मूड खराब किया। लगातार 7वें दिन भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर निफ्टी में लोअर हाइज और लोअर लोज का सिलसिला जो है वो आज चलता रहा, और करीब 80 पॉइंट्स के दबाव के साथ यहां पर निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है। लेकिन बैंक्स की बात करें तो यहां पर कैश का जो सेशन था वहां पर एक रिकवरी प्ले आउट हुई, और यहां पर निफ्टी बैंक ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आज यहां पर भी गिरावट देखने को मिली, और यहां से भी बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन सेक्टोरियल पिक्चर आज की देख लेते हैं। सेक्टोरियल गेनर्स की बात करें तो यहां पर जहां पर कल गिरावट थी आईटी काउंटर्स, वो आज गेन्स दिखाते हुए नजर आए। कल अमेरिकी जो बाजार है वहां पर चिप शेयरों में गिरावट आई, और वहां से जो है आईटी शेयर्स में गेन देखने को मिले। इसके अलावा गिरावट भरे बाजार में कैपिटल मार्केट ने भी आज अच्छा कमाल किया है। लेकिन आज के लूजर्स की बात करें, यानी सेक्टोरियल लूजर की पिक्चर देखें तो यहाँ पर कैपिटल गुड इंडेक्स, डिफेंस, यहाँ पर डिफेंस में भी एक करेक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा एनर्जी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल, ये सारे ही सेक्टर थे जहां से आज प्रेशर बनता हुआ नजर आया मार्केट में। लेकिन आज के निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, यानी निफ्टी 50 के गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर आईटी काउंटर, एचसीएल टेक देखने को मिला। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील में भी गेन्स देखने को मिले। सन फार्मा, इटर्नल, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी की तेजी को सपोर्ट किया। लेकिन अगर निफ्टी के ड्रैगर्स की बात करें तो यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर 2% की गिरावट के साथ नजर आया। इसके अलावा कोल इंडिया, पावर ग्रिड और बजाज फाइनेंस, ये सारे काउंटर थे जो टूटते हुए नजर आए। लेकिन एक स्पेस जो है वो आज फोकस में था, वो है न्यू एज स्पेस। ये थीम काफी फोकस में रही और काफी अच्छी कारोबार करती हुई नजर आई। इटर्नल, पेटीएम, पीबी फिनटेक, नायका, मीशो, सारे ही काउंटर है जो अच्छा कारोबार करते हुए नजर आए। और इसके अलावा शुगर स्पेस में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। दरअसल जो त्योहारी सीजन है उससे पहले जो है चीनी के दामों में बढ़ोतरी का एक जो है अनुमान लगाया जा रहा है, उसकी वजह से यहां पर जो है गेन्स देखने को मिले। ये सारे ही काउंटर हैं जिन्होंने स्पेस की तेजी को जो है वो लीड किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल।
परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था को संस्थागत बनाने पर जोर देते हुए सुरक्षित और गोपनीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत बताई है। इस खबर पर पूरी जानकारी अब बता रहे हैं असीम मनचंदा। सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई कर रहा है। आज जब सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेपर लीक ना हो, इसके लिए कई सारे सुधार किए गए हैं। खासतौर पर प्रिंटिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक सब अब कैमरे की निगरानी के अंदर किया जाता है। इतना ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन जीपीएस के जरिए ट्रैक भी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि इसमें एडहोक मेजर लेने से कोई काम नहीं होगा, हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे ताकि आगे चल करके पेपर लीक की घटनाएं ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि हमने इस मामले में राधाकृष्णन कमेटी बनाई थी, उसने अपनी सिफारिशें दी थी, तो केंद्र सरकार ने उन सिफारिशों को कितना लागू किया हमें वो भी बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा तो जिससे चल के जितना भी इसका स्ट्रक्चर है उसको काफी मजबूत करना पड़ेगा ताकि पेपर लीक की घटनाओं को रोका जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप इसके ऊपर अपना जवाब दाखिल कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। राष्ट्रगीत वंदे भारत पर इन दोनों घमासान मचा हुआ है। आखिर पूरा विवाद क्या है और इस पर क्यों हो रहा है सियासी हंगामा, खास चर्चा करेंगे आज हम आवाज अड्डा पर। वंदे मातरम गायन पर घमासान जरूर देखिए शाम 7:57 पर। अब बात आपकी किचन में इस्तेमाल होने वाले प्याज की। त्योहारों से पहले ही प्याज महंगे होने लगे हैं। प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में एक हफ्ते के अंदर जो दाम है वो 30% तक बढ़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर प्याज के दाम 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सरकार अगले हफ्ते से बफर स्टॉक से प्याज बेचना शुरू करेगी, जानकारी बता रहे हैं असीम मनचंदा। प्याज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त प्याज दिल्ली एनसीआर में 50 रुपए से लेकर के 55 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दरअसल प्याज की कीमतें बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण है, जो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासलगांव है, वहां पर प्याज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक हफ्ते के अंदर ही दामों में 30% का उछाल देखने को मिला है। प्याज जब वहां पर 3600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रहा है तो उसका असर भी आपको धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर और बाकी भारत के बाजारों के अंदर भी देखने को मिलेगा। सरकार ने इस साल प्याज का काफी बड़ा बफर स्टॉक बनाया है। 2 लाख टन के आसपास का सरकार ने प्याज का बफर स्टॉक बनाया है, जिसको सरकार अगले हफ्ते से बाजार में उतारने की शुरुआत करेगी ताकि प्याज की कीमतें त्योहारों के दौरान सरकार काबू में रख सके। तो उसका कितना असर होगा वो देखना होगा, क्योंकि इस साल अल नीनो की संभावना है और खासतौर पे कि कई राज्यों के अंदर बारिश भी कम हुई है, जिसकी वजह से प्याज की आवक काफी कम हो गई है। तो प्याज अब आना कम हो गया, तो जिसकी वजह से दाम अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपको प्याज के दामों में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर अब आम लोगों की जेब पर भी देखने को मिल रहा है। कपड़ों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ब्रांडेड से लेकर नॉन ब्रांडेड कपड़े 8 से 20% तक महंगे हो गए हैं। तो कपड़ों पर अब आपको कितना ज्यादा खर्च करना होगा, इसका जायजा लिया शोरूम से संवाददाता केतन जोशी ने। युद्ध का असर आम ग्राहकों की जेब तक पहुंच चुका है। अगर त्योहारों में या उससे पहले भी आप कपड़े खरीदना चाहते हैं तो वो महंगे हो चुके हैं। ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड सभी सेगमेंट में कपड़ा है वो महंगा हो गया है। इस वक्त मैं अहमदाबाद के एक ब्रांडेड शोरूम में मौजूद हूं और आइए उनके प्रमोटर से बात करते हैं। सर बताइए, जो शूटिंग, शर्टिंग और रेडीमेड गारमेंट है उसमें अब ग्राहक आएंगे तो कितना ज्यादा पैसा उनको देना पड़ेगा? इसमें मैं 2 तरीके से बताना चाहूंगा। फर्स्ट, हमारी जो कंपनी है, हमारे जो ब्रांड है, वी डील विद द मेनली कैटर टू द प्रीमियम सेगमेंट ऑफ द कस्टमर। सो प्रीमियम कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे फॉर द क्वालिटी, लेट्स पुट इट दिस वे। सो उसमें क्या होता है कि हमारे ऑफकोर्स सब जगह आप जानते हैं कि प्राइसिंग का बात ज्यादा हो रहा है और अभी तक हमको इतना इम्पैक्ट प्राइस का आया नहीं है, बिकॉज कंपनी ने इतना जाएंगे प्राइसिंग बढ़ाया नहीं है। बट अभी जो माल आ रहा है नया, यहाँ पे डेफिनेटली हाई प्राइस का थोड़ा बहुत माल आ रहा है और ऑन एन एवरेज हम देख रहे हैं कि 7-8% से लेके 12-14% तक का प्राइस आगे जाके विंटर में आएगा। जो नॉर्मली 3-4% तो ऐसे ही हर साल बढ़ता है थोड़ा प्राइस। तो हमको ज्यादा बिजनेस के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा ऐसा नहीं लग रहा है।
शूटिंग सर्टिंग के अलावा रेडीमेड में भी यही इम्पैक्ट दिखेगा? सेम, रेडीमेड इज ऑल्सो सेम। ऑन द कॉन्ट्री रेडीमेड हम थोड़ा एक एडवांस पे प्लानिंग करते हैं तो कंपनी के पास कॉस्ट एडवांटेज रहता है और अभी तक इमीडिएट कोई कॉस्ट पे इम्पैक्ट रेडीमेड के में नहीं आएगा। थैंक यू। तो जैसे जैसे आप त्योहारों के सीजन में कपड़े खरीदने जाएंगे वैसे वैसे आपका बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। चले बढ़ते आगे और आज मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान से भिड़ेगा। ये मुकाबला वैगनर हॉकी स्टेडियम में आज शाम 6:30 बजे से होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 10 साल में 19 मैच हुए, जिनमें 17 मैच भारत ने जीते हैं और 2 मैच ड्रॉ रहे। इस टूर्नामेंट में भारत ने अपना पहला मैच वेल्स में 3-1 से जीता था, लेकिन दूसरे मुकाबले में भारत को इंग्लैंड के हाथों 2-4 के अंतर से हार मिली थी। फिलहाल भारत पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। आज का मैच टीम के लिए करो या मरो वाली स्थिति का है। टीम आज का मैच जीतती है तो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और अगर हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। खाने पीने के सभी जगहों पर गंदगी मिली तो अब खैर नहीं। एफडीए ने होटल, रेस्टोरेंट से लेकर एलीट क्लब और वेयरहाउस तक अपनी जांच तेज कर दी है। फूड क्वालिटी और सेफ्टी पर खास तौर पर कड़ी नजर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एफडीए की सख्ती से खाने की क्वालिटी में सुधार आएगा? इसी पर ही हम खास चर्चा करेंगे शाम 7:57 में कंज्यूमर अड्डा में। जरूर देखिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।